हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम आपके अपने चैनल एजी मोटिवेशन 100% में। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे लाइट, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि लाइट जो थी जिस मीडियम से आ रही है, बिकॉज आपकी ये मीडियम जो है दूसरा ये आपका पेंट हो रखा है, तो क्या होगा, लाइट वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन में जो आपके पास जो ग्लास स्लैब होगी उस पर आप पॉलिश नहीं कर रहे हो, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। आपने तीन चीज पढ़ी होंगी, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसके पास आप आर पार दे सकते हो। ट्रांसलूसेंट ओपेक का मतलब जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। जैसे आपकी होगी दीवार, अगर इंसान एक दीवार के इस साइड खड़ा हुआ है और एक इस साइड खड़ा हुआ है तो एक दूसरे को ये नहीं दे सकते। ट्रांसपेरेंट में अगर कोई विंडो है और वो क्लियर विंडो है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, मतलब उसके आर पार आप देख सकते हो, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। और ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी पेपर पे ऑयल लगा दो तो जो सामने वाली इमेज जो आपको दिखाई देगी वो थोड़ी सी आपको कैसी दिखाई देगी, फेड दिखाई देगी। ना तो वो आपको क्लियर साफ दिखाई देगी और ऐसा भी नहीं होगा कि वो आपको दिखाई ना दे। ठीक है ना, तो वो कैसी होगी, आपको फेड दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो ग्लास है बेसिकली वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है। जब ग्लास आपके पास ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, लाइट जब एक मीडियम से आएगी तो इस बार लाइट बाउंस बैक नहीं होगी, इस बार लाइट दूसरे मीडियम में क्या करेगी, एंटर करेगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, देखिए जरा, अभी मैंने क्या बताया आपके पास, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में टॉपिक में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम मीडियम देखेंगे। उस वाले केस में रिफ्लेक्शन हमने देखा था, वहां पर आपके पास एक मीडियम था, यहां पर आपके पास एक, दो से ज्यादा कितने भी मीडियम हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दो ही मीडियम हो, आपके पास इसमें कितने भी मीडियम आपके पास हो सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं मीडियम की, तो पहले हम बात ही उठाते हैं मीडियम का मतलब क्या होता है। मीडियम का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो मीडियम के अंदर एक मीडियम आपको ऐसा मिलेगा जहां पे पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एक मीडियम आपको ऐसा मिलेगा जहां पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो जहां पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा है उस मीडियम को इस चैप्टर में हम नाम देंगे डेंसर मीडियम। और जिसमें आपकी पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है, या शॉर्ट जिसे आप बोल सकते हो, या लेस जिसे आप बोल सकते हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो जब मैं आपसे बोलूंगा इस चैप्टर में रेयर मीडियम, तो आपको खुद सा एनालाइज होना चाहिए कि उस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, वो क्या है, कम है। जब आप डेंसर बोल रहे हो तो डेंसर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है कंसंट्रेशन। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं रेयर से और डेंसर से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन देखा हमने। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट when the light passes from one medium to another medium by through interface। इंटरफेस का मतलब क्या है? इसको हम बोल रहे हैं इंटरफेस। और इंटरफेस का मतलब होता है जहां पर आपके दो मीडियम सेपरेट होंगे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का अपने पास से बेंड हो जाना, when it passes from one medium to another medium। और ये मीडियम जो होनी चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक नीचे एयर ले लिया, नीचे भी आपने एयर ले लिया। ठीक है ना, तो कोई भी आप अलग मीडियम ले सकते हो, वाटर, ग्लास, डायमंड, कैरोसिन, कोई भी डायमंड हो सकता है आपके पास, कोई भी चीज आपके पास मीडियम हो सकता है। तो लाइट जब एक मीडियम से एंटर करेगी दूसरे मीडियम के अंदर, तो लाइट क्या होगी, अपने पास से डेविएट होगी। लाइट को जाना था इस तरीके से सीधे सीधे, लेकिन लाइट क्या होगी, अपने पास से डेविएट होगी। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। चलिए दो केसेस देखते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड। क्या केस है? व्हेन लाइट passes from rare to denser medium।
रेयर टू डेंसर मीडियम। सेकंड वाला जो केस है वहां पर क्या होगा, लाइट जो पास होगी वो होगी डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है ना। तो आपके पास ये रहा इंटरफेस, ये रहा इंटरफेस। यहाँ पे लाइट ले रहे हो आप एयर से वाटर, और यहाँ पर लाइट आ रही है वाटर से एयर। अब मैं इसको, अगर आप एयर बोल रहे हो, इसको आप वाटर बोल रहे हो, तो आपको पता है ये आपका जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा, ऊपर वाला रेयर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो ये मीडियम आपका कैसा रहेगा, रेयरर। और जहां पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डेंसर। इस वाले केस की अगर हम बात करें, ये मीडियम रहेगा आपका डेंसर और ये मीडियम आपका रहेगा रेयरर। तो हम ये देख रहे हैं इस केसेस के अंदर कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो उसकी लाइट के पाथ में क्या डेविएशन आएगा। तो यहाँ पर हम डेविएशन की बात कर रहे हैं कि लाइट अपने पास से कैसे डेविएट करेगी, लाइट अगर रेयर से डेंसर में आ रही है या फिर डेंसर से रेयर में आ रही है। तो देखते हैं, ये रही आपकी लाइट रे, और यहां पर आपने जैसे आपने पहले नॉर्मल बनाया था ऐसे इधर भी आप एक नॉर्मल बनाओगे। तो रिफ्लेक्शन को अगर याद करेंगे, रिफ्लेक्शन में लाइट इस तरीके से निकल गई थी क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या हो रही थी, पॉलिश हो रही थी। लेकिन इस वाले केस में लाइट बाउंस बैक नहीं होगी, लाइट क्या होगी, अपने पास से डेविएट होगी, शिफ्ट होगी अपनी लाइन से। तो लाइट को जाना चाहिए था इस तरीके से सीधे सीधे सीधे, लेकिन लाइट क्या होगी, अपने पास से डेविएट होगी इस तरीके से, ठीक है ना। जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो क्या आपने क्या देखा, लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट क्या कर गई है, बैंड कर गई है नॉर्मल के साथ। अगर ये आपकी नॉर्मल है तो लाइट क्या कर गई है, बैंड कर गई है नॉर्मल के साथ। इस वाले केस में अगर हम देखें तो लाइट आ रही है इस तरीके से, लाइट जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहां भागेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जब लाइट रेयर से डेंसर में आई तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब दूर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बातें किताब में लिखी हुई हैं आपकी में, ठीक है ना। चलो समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, लॉजिक क्या है इसके पीछे कि लाइट बेंड कर रही है इधर और इधर दूर भाग रही है। कोई तो रीजन होगा, ऐसा तो नहीं कि लाइट अपने आप ही ऐसे बेंड कर जाए, अपने आप ही अवे फ्रॉम हो जाए। क्या लॉजिक है, लॉजिक समझते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि लाइट जो फॉलो करती है वो आपका एक लाइट पार्टिकल नेचर फॉलो करती है, एक फॉलो करती है वेव नेचर। तो अगर मैं आपको पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग समझाऊं 10th क्लास के अकॉर्डिंग बेस पे सिर्फ, तो आप खुद देखिए यहां पर है आपके पास रेयर मीडियम, यहां पर पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यहां डेंसर मीडियम, जहां पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होगी तो यहां पर पार्टिकल की कंसंट्रेशन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से लाइट क्या होगी, अपने पास से डेविएट होगी, बार बार पार्टिकल से क्या कर रही होगी, स्ट्राइक कर रही होगी। तो इसकी लाइट रे का पाथ क्या हो गया, डेविएट हो गया है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये हो रहा है कि यहाँ पर पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में पहुंची तो लाइट को पार्टिकल्स की कम कंसंट्रेशन के मिलने से लाइट फ्रीली क्या कर रही होगी, अपनी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो वहां पर जो आपके पास जो स्कैटर्ड हो रही होंगी लाइट, बार बार लाइट स्कैटर्ड हो रही होगी, उससे वो स्कैटर्ड नहीं हुई क्योंकि पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है। तो ये तो एक रहा पार्टिकल के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या होता है उसको समझते हैं कि क्यों लाइट बैंड होती है। ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है ना। ये रहा एयर मीडियम, ये रहा वाटर मीडियम। लाइट को मैंने बोला था लाइट रे जो है इसको थोड़ा सा हम पूरा जूम करके देखते हैं, तो लाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। अगर आप लाइट को एक रे ना मान के पूरा एक बीम माने तो लाइट रे आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना। ये आपकी लाइट रे है। लाइट रे को आप डाल रहे हो एक इंक्लिनेशन एंगल पे डाल रहे हो, लाइट को आप सीधे नहीं डाल रहे हो, लाइट को आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से डाल रहे हो। जब लाइट को आप इस तरीके से डाल रहे हो और इस चीज को आप इसमें देखो बीम की तरीके से, तो लाइट जब इस पे स्ट्राइक कर रही है किसी एंगल की वजह से तो कुछ पार्टिकल्स पहले एंटर कर रहे होंगे और कुछ पार्टिकल्स बाद में एंटर करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट जब ये टच होगा बाद में, तब तक ये पार्ट अंदर जा चुका होगा, या लाइट रे इतना पार्ट आपका अंदर एंटर कर चुका होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि लाइट रे यहां से एंटर करने के बाद इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, जब ये पार्ट टच होगा तब तक आधी लाइट एंटर कर चुकी होगी, आधे पार्टिकल लाइट्स के क्या हो चुके हैं, अंदर हो चुके हैं। और कैसे समझ सकते हो कि अगर सर हम इस लाइट को सीधे डालें, तो अगर आप इस लाइट को सीधे डालोगे
तो आपको लाइट के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो वेव आ रही है लाइट की वो पूरी की पूरी एक साथ इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। जब एक साथ स्ट्राइक कर रही होगी तो रिफ्रैक्शन क्या होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन इस वाले केस में आपको क्या देख रहे हो, लाइट इस पास से पहले कर रही है, टकरा रही है, ये वाला पार्ट अभी स्ट्राइक नहीं करा है तो ये भी टाइम लेगा रिफ्रैक्ट होने के लिए। तो इसके पार्टिकल बीम पहले जाएगी तो इसके पार्टिकल जल्दी एंटर कर रहे हैं और ये बाद में एंटर कर रही है। इस चीज की वजह से आपको लाइट के अंदर क्या दिखाई देता है, डेविएशन दिखाई देता है। एक्चुअल रीजन ये है कि लाइट का अपने पास से रिफ्रैक्ट क्यों होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। पहला तो लॉज वही है जो आपने लॉज पहला पढ़ा है कि आपका नॉर्मल रे, आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी नॉर्मल और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला पॉइंट है आपका कि रूल क्या कहते हैं। तो रूल पहला कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है यहां पर, प्लेन का मतलब ये है, ये एक प्लेन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल इस प्लेन से आ रही है और रिफ्रैक्ट होने के बाद तो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो बाहर निकली ये इसका दूसरा प्लेन हो गया। तो लाइट जिस प्लेन में आ रही होगी उसी प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं होगा उसका प्लेन चेंज हो जाएगा। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो सीधा का सीधा, ये आपका एक प्लेन है। अगर आप फ्लोर देखोगे तो फ्लोर दूसरा प्लेन आ गया, और जब आप हाइट को कंसीडर करोगे तो वो आपका तीसरा प्लेन आ गया। तो लाइट जिस प्लेन में एंटर करेगी उसी प्लेन में क्या कर रही होगी, रिफ्रैक्ट हो रही होगी। ये रूल आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था और ये रूल इसका किसका है, रिफ्रैक्शन का भी ये रूल है, सेम टू सेम, ठीक है ना। और ये सारे क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर लाइन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। पहली बात, जो चीज बच्चे गलती करते हैं उसको समझिएगा। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, रिफ्लेक्शन की, लाइट रे इंसिडेंट कर रही है और आपने अगर पॉलिश करी हुई है तो आपने बोला था एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है ना। आपने बोला था एंगल आई बराबर एंगल आर, ये कहा था आपने रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके रूल में, सेकंड रूल में लिखते हैं आई इज नॉट इक्वल टू आर। तो ये चीज जो होती है ये आप सोचो कि ये सही हो जाएगी, तो ये वैसे सही है, लेकिन जब आप रूल लिख रहे हो तो रूल के हिसाब से गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं होता, एंगल आई बराबर एंगल आर को ऐसे नहीं लिख सकते। तो रूल क्या कहता है, रूल्स को देखते हैं पहले। लाइट रे एंटर कर रही है, फिर ये रिफ्रैक्ट कर गई, तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो सेकेंड रूल दिया था स्नेल्स, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से रखा हुआ है स्नेल्स लॉ। तो उन्हीं ने दिया था स्नेल्स लॉ, यही आपका सेकेंड रूल है इसका, ये लॉ जो है आपका रिफ्रैक्शन का। क्या बोला था इन्होंने बोला था कि लाइट जो इंसिडेंट कर रही है उसका साइन एंगल, और साइन क्या है, ये साइन वही है जो अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो होता है, अब इसको हम आगे चल के देखेंगे, जो कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर आती है, या जिसके बराबर होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा कि इस बार आई और आई बराबर नहीं होंगे, इस बार इंसिडेंट का साइन एंगल रिफ्लेक्शन का साइन एंगल का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर निकल के आया है, ठीक है ना। ये कहता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला तो समझ में आ गया होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और आपका रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। और सेकंड वाला है द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, समझने की कोशिश करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इसको अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। देखना जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके सिग्निफिकेंस दो तीन हो सकते हैं। मैं आपको दो तीन बताऊंगा क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आइडिया देता है अबाउट मीडियम के बारे में, कि आपके पास जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है या रेयर मीडियम है या रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। कैसे? अगर आपके पास दो मीडियम है, एयर और वाटर, तो इसका भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इन दोनों में से जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वो मीडियम क्या होगा? रेयर होगा। और जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक आइडिया देता है कि आपके पास जो मीडियम है वो रेयर है या फिर क्या है, वो डेंसर है। पहला सिग्निफिकेंस तो ये था। दूसरा सिग्निफिकेंस हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मिलता है? दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो हमें यह बताता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उस लाइट को कितना बेंड होना है। लाइट अपने हिसाब से बेंड नहीं हो सकती, लाइट उसे कितना बेंड करे ताकि जो रेशियो है वो कांस्टेंट बना रहे, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी आपने देखा है ये जो वैल्यू निकल के आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर निकल के आती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, किसी भी मीडियम से अगर लाइट एयर से वाटर में आ रही है, वाटर से किसी मीडियम में जा रही है तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। तो दिक्कत है फिर ये वाली, अगर आप ये एंगल आपको पता होगा कि इस लाइट जिस एंगल से एंटर कर रही है, अब उस लाइट को उसी एंगल से रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा, उसी एंगल से रिफ्रैक्ट होगी जब इसका जो रेशियो है वो कितना बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हो, अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ 4 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपने लिखा 4, ठीक है। और एक एग्जांपल ये है आपके पास, दोनों केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया 4 है, कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस में फर्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है। आपने पहले वाले में जो आपने साइन एंगल लिया वो आपका निकल के आया 8। अब रिफ्लेक्ट जो होगा, रिफ्रैक्शन जो होगा वो उसी एंगल से होगा कि इसकी वैल्यू 4 बनी रहे। तो रिफ्लेक्ट एंगल कितनी डिग्री पे होना पड़ेगा? उसे साइन एंगल, साइन जो आर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2। तो साइन 2 डिग्री से वो लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, तभी ये वैल्यू क्या बनी रहेगी? 4 बनी रहेगी। आपने एंगल चेंज कर दिया, अब आपने एंगल चेंज करके कर दिया 12 डिग्री, तो साइन एंगल ऑफ 12 डिग्री। अब लाइट को वो उसी हिसाब से रिफ्रैक्ट होगी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो 4 बनी रहे। तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बता रहा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करके बताता है कि लाइट को कितना अपने पास से रिफ्रैक्ट होना है या डेविएट होना है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और तरीके से देखें तो और तरीके से कैसे देख सकते हो? इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 फॉर्मूले, वैसे तो फॉर्मूला एक ही होता है लेकिन और तरीके से समझा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप U से भी शो कर सकते हो, आप N से भी शो कर सकते हो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साइन है। तो क्या डेफिनेशन है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और या फिर आप कह सकते हो इन वैक्यूम, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको बुक में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, C अपॉन V। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी 3 × 10⁸, और वेलोसिटी आपको निकालने के लिए बोलेगा। ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है किसके रेस्पेक्ट में? ये फॉर्मूला लिखा है आपने वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। अगर आपसे वेलोसिटी आपको दे रखी है और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और क्वेश्चन इन दोनों के बीच में पूछा जा रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, ठीक है ना। अब लिखने का तरीका क्या होता है ये देख लो बस। लाइट जिस मीडियम से आ रही है, किस मीडियम से आ रही है? लाइट एयर मीडियम से आ रही है, और जा किस मीडियम में रही है? कोई दूसरा मीडियम होगा, मैंने मान लिया वाटर मीडियम। तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको पढ़ते इस तरीके से। और लिखने का तरीका होता है लाइट जिस मीडियम में आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, जैसे लाइट एयर से आ रही है, ये एयर मीडियम, ये आपका वाटर मीडियम। तो जिस मीडियम से लाइट आ रही होगी उसकी वेलोसिटी ऊपर, जिस मीडियम में जा रही होगी उसकी वेलोसिटी नीचे। तो जरूरी नहीं है आपको एयर ही मिले, आपको कुछ और भी मिल सकता है। जैसे लाइट वाटर से जा रही है ग्लास के अंदर, तो फॉर्मूला बन जाएगा पहला वाला, वाटर से आ रही है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर, जिसमें जा रही है उसकी नीचे। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो वेलोसिटी के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको ध्यान से लिखिएगा।
ये शो करता है कि लाइट वाटर से आ रही है और ग्लास मीडियम में जा रही है।